स्वागत। आज हम एक ऐसी औद्योगिक दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आकार देती है, पर अक्सर नजरों से ओझल रहती है। हम बात कर रहे हैं ओलोफिन प्लांट की, और इसके लिए हमारे पास हैं प्लानिंग इंजीनियर जुबैर अहमद का, मतलब उनके 15 साल के अनुभव पर आधारित एक बहुत डिटेल्ड तकनीकी विश्लेषण। तो इस विश्लेषण के जरिए हमारा मिशन क्या है? देखिए, हमें यह समझना है कि ये जो बड़े बड़े प्लांट हैं, जो पेट्रोकेमिकल सप्लाई चेन की जान हैं, ये कैसे साधारण हाइड्रोकार्बन, जैसे कि मान लीजिए प्राकृतिक गैस या तेल के हल्के हिस्से, इनको एथिलीन और प्रोपाइलीन जैसे बहुत जरूरी केमिकल्स में बदलते हैं। यही वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे प्लास्टिक बनता है, सिंथेटिक कपड़े बनते हैं और न जाने कितनी सारी चीजें। तो चलिए एक अणु के सफर पर चलते हैं, है ना? देखते हैं ये कच्चे माल से तैयार प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचता है। बिल्कुल। और ये कोई मामूली प्रक्रिया नहीं है, जैसा आपने कहा। जरा सोचिए, पूरी दुनिया में हर साल 200 मिलियन मीट्रिक टन से भी ज्यादा एथिलीन और प्रोपाइलिन इन्हीं प्लांटों में बनते हैं। ये तो मतलब मॉडर्न इंडस्ट्री की नींव है। और इस पूरी प्रक्रिया का जो दिल है वो है स्टीम क्रैकिंग, यानी भाप की मदद से हाइड्रोकार्बन को बहुत ऊंचे तापमान पर तोड़ने की तकनीक। तो इस सफर की शुरुआत कहाँ से होती है? जाहिर है कच्चे माल से होगी, जिसे हम फीड स्टॉक कहते हैं। प्लांट में जाता क्या है पहले? ये प्लांट काफी लचीले होते हैं, मतलब कई तरह के हाइड्रोकार्बन फीडस्टॉक इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे प्राकृतिक गैस से मिलने वाली इथेन और प्रोपेन से लेकर या फिर कच्चे तेल से मिलने वाले नेफ्था या गैस ऑयल तक। अगर इथेन इस्तेमाल करें तो सबसे ज्यादा एथिलीन मिलती है, करीब 80-82%। लेकिन अगर नेफ्था जैसा थोड़ा भारी फीडस्टॉक लें तो एथिलीन थोड़ी कम मिलती है, पर उसके साथ प्रोपाइलीन और दूसरे काम के सह उत्पाद भी मिल जाते हैं। हाँ, और कौन सा फीडस्टॉक चुनना है, ये उसकी कीमत, वो कितना मिल रहा है और बाजार में किस फाइनल प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, इस पर निर्भर करता है। अच्छा। हाँ, और इससे पहले कि हम ये फीडस्टॉक प्लांट के दिल यानी कि क्रैकिंग फर्नेस में भेजें, उसे अच्छी तरह तैयार करना पड़ता है। ये तैयारी बहुत जरूरी है, वरना मतलब पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ हो सकती है। इसमें कई स्टेप्स हैं। पहला है डीसल्फराइजेशन। डीसल्फराइजेशन मतलब सल्फर हटाना? हाँ बिल्कुल। फीडस्टॉक में जो सल्फर होता है उसे हटाना बहुत जरूरी है। उसे लगभग बिल्कुल ना के बराबर, मतलब 10 लाख हिस्सों में आधे हिस्से से भी कम, 0.5 ppm करना होता है। पर सल्फर हटाना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि सल्फर जो है वो आगे जो कीमती कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं उनके लिए जहर जैसा है, उन्हें खराब कर देता है। तो इसे हटाने के लिए फीडस्टॉक को हाइड्रोजन के साथ खास कैटलिस्ट पर, जैसे कोमो या नीमो कैटलिस्ट होते हैं, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर ट्रीट करते हैं, करीब 300-400 डिग्री सेल्सियस और 20-40 बार प्रेशर पर। ओके। इसके बाद आता है फीड ड्रॉइंग, मतलब पानी सुखाना। फीडस्टॉक में जो पानी है उसे भी लगभग पूरी तरह हटाना पड़ता है, 1 ppm, वरना फर्नेस के गर्म ट्यूबों ने जंग लग सकता है या आगे जहां बहुत ठंडक होती है वहां बर्फ जम सकती है। अच्छा। ये काम मॉलिक्यूलर सीव नाम के एक सोखने वाले मटेरियल से होता है। फिर फीडस्टॉक को प्रीहीट किया जाता है, मतलब फर्नेस में भेजने से पहले ही। फर्नेस से जो गर्म गैसें निकल रही हैं, फ्लू गैस, उन्हीं की गर्मी इस्तेमाल करके इसे 500-650 डिग्री सी तक गर्म कर लेते हैं। ये एनर्जी बचाने का एक तरीका है। और आखिर में इसमें डाइल्यूशन स्टीम यानी भाप मिलाई जाती है। भाप? स्टीम क्रैकिंग है तो भाप का यहाँ क्या रोल है? शुरू में ही क्यों मिलाते हैं? हाँ देखिए, भाप के 2 मुख्य फायदे हैं। पहला तो ये कि ये हाइड्रोकार्बन के अणुओं को थोड़ा दूर दूर रखती है, उनका पार्शियल प्रेशर कम करती है। इससे क्या होता है कि उन्हें टूटने में आसानी होती है और ओलेफिन मतलब एथिलीन, प्रोपाइलीन ये ज्यादा बनते हैं। अच्छा। के अंदर कोक यानी कार्बन जमने की प्रक्रिया को धीमा करती है। कितनी भाप मिलानी है ये फीडस्टॉक पर निर्भर करता है, जैसे इथेन के लिए कम और नाफ्था जैसे भारी फीडस्टॉक के लिए थोड़ी ज्यादा भाप लगती है। तो अब हमारा तैयार फीडस्टॉक भाप के साथ मिक्स होकर प्लांट के असली एक्शन पॉइंट क्रैकिंग फर्नेस में जाने के लिए तैयार हैं। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये फर्नेस प्लांट का दिल है। मतलब कल्पना कीजिए 25 से 40 मीटर ऊंची विशाल भट्टी, अंदर पाइपों का जाल बिछा हुआ। बिल्कुल। इन फर्नेस के अंदर ये जो तैयार फीडस्टॉक और भाप का मिक्सचर है, इसे बहुत ही ज्यादा तापमान
मतलब 750 से 900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, बहुत कम समय के लिए, करीब 0.1 से 0.5 सेकंड। इसी तेज गर्मी और कम समय के कॉम्बिनेशन से हाइड्रोकार्बन के जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे, ज्यादा काम के मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं। इसी को थर्मल क्रैकिंग या पायरोलिसिस कहते हैं। जिनमें एथिलीन और प्रोपाइलिन मुख्य होते हैं। यानी टेम्परेचर और टाइम, इनका बैलेंस साधना यहाँ सबसे जरूरी है। हाँ बिल्कुल, इसी बैलेंस को सिवेरिटी कहते हैं। जितनी ज्यादा सिवेरिटी रखेंगे, मतलब या तो तापमान ज्यादा या फर्नेस में रुकने का टाइम थोड़ा ज्यादा, उतनी ज्यादा एथिलीन बनेगी। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। अच्छा, वो क्या? ज्यादा सिवेरिटी पर कोक ज्यादा बनता है और साथ ही एसिटिलीन जैसे कुछ अनचाहे बाई प्रोडक्ट्स भी ज्यादा बन जाते हैं, जिन्हें बाद में फिर हटाना पड़ता है। और कोक जमना तो एक बड़ी चुनौती है ही। कोक जमने से क्या दिक्कत होती है? ये जो कोक है वो फर्नेस की ट्यूबों के अंदर एक परत बना लेता है। अब ये परत गर्मी के ट्रांसफर को रोकती है, इंसुलेशन जैसा काम करती है। तो फर्नेस को और ज्यादा गर्म करना पड़ता है, जिससे एनर्जी ज्यादा लगती है। अच्छा। साथ ही ये ट्यूब के अंदर क्या कहते हैं, रुकावट पैदा करती है, जिससे गैस का प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए हर 30 से 60 दिनों में फर्नेस को बंद करके उसकी सफाई करनी पड़ती है। इसे डीकोकिंग कहते हैं। इसमें गर्म हवा और भाप से कोक को जला के हटाया जाता है। ओह, तो मतलब प्रोडक्शन रुक जाता होगा उस टाइम? हाँ बिल्कुल, इस काम में 24 से 48 घंटे लग जाते हैं और उतने समय तक वो फर्नेस बंद रहती है, उससे प्रोडक्शन नहीं होता। समझ गया। तो फर्नेस से जो गैस निकली वो तो बहुत गर्म होगी, 800, 850 डिग्री सेल्सियस। अब इसका क्या करते हैं? फौरन इसे बिजली की तेजी से ठंडा करना पड़ता है, मतलब प्रति सेकंड 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तेजी से। इसे क्वेंचिंग कहते हैं। अगर ऐसा ना करें तो गर्म गैस में रिएक्शन चलते रहेंगे और हमारे जो कीमती प्रोडक्ट्स बने हैं, एथिलीन, प्रोपाइलीन, वो और ज्यादा टूटकर बेकार हो जाएंगे। ओके, तो ठंडा कैसे करते हैं इतनी जल्दी? इसके 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है क्वेंच टावर। इसमें क्या करते हैं कि गरम गैस को सीधे ठंडे भारी तेल, जिसे क्वेंच ऑयल कहते हैं, उसके स्प्रे से संपर्क में लाते हैं। गैस झट से 350-400 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी हो जाती है। इसमें गैस में जो भारी हिस्से होते हैं, जैसे पायरोलिसिस गैसोलीन, पिगैस या टार, वो कंडेंस होकर तेल में मिल जाते हैं और कोक के कण भी धुल जाते हैं। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है ट्रांसफर लाइन एक्सचेंजर, यानी TLE। ये एक तरह का हीट एक्सचेंजर होता है जो फर्नेस के ठीक बाद लगा होता है। इसमें गर्म गैस पाइपों से गुजरती है और पाइपों के बाहर उबलता हुआ पानी उसे ठंडा करता है। TLE सुनने में थोड़ा ज्यादा मॉडर्न लगता है। इसका कोई खास फायदा है? हाँ, TLE का सबसे बड़ा फायदा है एनर्जी एफिशिएंसी। ये गैस को ठंडा तो करता ही है, साथ में पानी को उबालकर हाई प्रेशर स्टीम बनाता है, मतलब 40 से 120 बार प्रेशर वाली भाप। ये स्टीम प्लांट के दूसरे हिस्सों में काम आती है, जैसे टरबाइन चलाने में या दूसरी प्रोसेसेस को गर्म करने में। क्योंकि ये प्लांट बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह गर्मी को रिकवर करना बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब वेस्ट हीट से स्टीम बना ली? हाँ बिल्कुल। और क्वेंच टावर से जो गर्म क्वेंच ऑयल निकलता है, उससे भी गर्मी निकालकर स्टीम बनाई जाती है। ठीक है, तो गैस क्रैक हो गई, ठंडी भी हो गई। अब इसमें एथिलीन, प्रोपाइलीन तो हैं, पर साथ में हाइड्रोजन, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और भारी हाइड्रोकार्बन, मतलब एक पूरा मिक्सचर है। इनको अलग कैसे करते हैं? इनको अलग करने के लिए हमें पहले इस गैस के मिक्सचर को बहुत ज्यादा दबाना होगा, कंप्रेस करना होगा। और ये जो कंप्रेशन सेक्शन है, ये प्लांट का सबसे बड़ा बिजली खाने वाला हिस्सा है। पता है, प्लांट की कुल बिजली खपत का 40 से 50% यहीं खर्च हो जाता है। 50%? आधी बिजली सिर्फ कंप्रेशन में? ये तो जबरदस्त है। हाँ, क्योंकि गैस को बहुत कम प्रेशर, करीब 1.5 से 2 बार से बहुत ज्यादा प्रेशर 42 बार तक ले जाना होता है। ये काम कई स्टेजेस में किया जाता है। बड़े बड़े सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होते हैं, जिन्हें स्टीम टरबाइन या फिर बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक मोटरें चलाती हैं, वो ये काम करते हैं। हर स्टेज के बाद गैस गर्म हो जाती है, तो उसे ठंडा करना पड़ता है, जिसे इंटरकूलिंग कहते हैं। और उसमें से जो पानी या हल्के हाइड्रोकार्बन कंडेंस होते हैं, उन्हें हटाना पड़ता है। क्या कंप्रेशन के दौरान कुछ और भी करते हैं? हाँ, कंप्रेशन प्रोसेस के बीच में 2 और बहुत जरूरी काम होते हैं। पहला, एसिड गैस हटाना।
क्रैकिंग में थोड़ी CO2 और H2S जैसी एसिडिक गैसें भी बनती हैं। ये आगे की प्रोसेस, खासकर जो बहुत ठंडे तापमान पर होती है, उसमें दिक्कत कर सकती है, जैसे पाइपलाइन में जम सकती हैं या कैटलिस्ट को खराब कर सकती है। तो इनको कैसे हटाते हैं? इन्हें कॉस्टिक वॉश मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से या फिर अमाइन सोल्यूशन जैसे MDA से धोकर हटाया जाता है। ओके, और दूसरा काम? दूसरा महत्वपूर्ण काम है गैस को सुखाना, ड्राइंग। कंप्रेशन के आखिरी स्टेजेस के बाद गैस में जो भी नमी बची होती है उसे मॉलिक्यूलर सीव का इस्तेमाल करके लगभग पूरी तरह हटा दिया जाता है। मतलब उसे इतना सुखाते हैं कि उसका ड्यू पॉइंट -40 डिग्री सेल्सियस से -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए। पानी की मात्रा 0.1 ppm से भी कम। इतना सूखा क्यों? ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आगे जो क्रायोजेनिक सेक्शन है, जहां तापमान बहुत ही कम होता है, -100 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे, वहां पानी जमकर बर्फ या हाइड्रेट ना बना ले। अगर ऐसा हुआ तो वो इक्विपमेंट को ब्लॉक कर सकता है। क्रायोजेनिक सेक्शन, अच्छा। अब हम पहुंच गए हैं शुद्ध प्रोडक्ट्स को अलग करने के पड़ाव पर। यह सुनने में ही काफी ठंडा और जटिल लगता है। बिल्कुल। क्रायोजेनिक फ्रैक्शनेशन सेक्शन में हम इस दबी हुई सूखी गैस को बहुत कम तापमान पर डिस्टिलेशन यानी आसवन के जरिए उसके अलग-अलग कंपोनेंट में तोड़ते हैं। ये प्रोसेस एक के बाद एक जुड़े कई ऊंचे डिस्टिलेशन कॉलमों में होती है। आप इसे एक तरह का सुपर कोल्ड मल्टी स्टेज फिल्टर सिस्टम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या अलग होता है? सबसे पहले गैस जाती है डीमिथेनाइजर कॉलम में। यहाँ सबसे हल्के कंपोनेंट हाइड्रोजन और मीथेन, भारी कंपोनेंट C2 यानी इथेन, इथिलीन और उनसे भारी से अलग होते हैं। ये कॉलम काफी ठंडा होता है। टॉप टेम्परेचर -30 डिग्री से -20 डिग्री के बीच और प्रेशर भी हाई 35-40 बार रहता है। ऊपर से निकलने वाली हाइड्रोजन मीथेन गैस या तो फ्यूल की तरह जलती है या उससे हाइड्रोजन रिकवर की जाती है। नीचे से जो C2+ मिक्सचर निकलता है वो अगले कॉलम डी-इथेनाइजर में जाता है। ओके, डी-इथेनाइजर। हाँ, डी-इथेनाइजर में C2 स्ट्रीम, जिसमें एथिलीन और इथीन है, को C3 और उससे भारी कंपोनेंट से अलग किया जाता है। यहाँ तापमान थोड़ा ज्यादा होता है, 0 डिग्री C से 10 डिग्री C के आसपास। नीचे से C3+ स्ट्रीम निकलती है जो आगे जाती है और ऊपर से निकलने वाली C2 स्ट्रीम अब वो उस कॉलम में जाती है जहां असली चुनौती है। असली चुनौती? वो कौन सी है? वो कौन सी है? वो है C2 स्प्लिटर या एथिलीन फ्रैक्शनेटर। अच्छा। यहाँ पर एथिलीन को इथेन से अलग किया जाता है। ये पूरे प्लांट का सबसे मुश्किल सेपरेशन है। सबसे मुश्किल। क्यों? ऐसा क्या है इसमें? क्योंकि एथिलीन और इथीन के उबलने के तापमान मतलब बॉइलिंग पॉइंट्स, उनमें सिर्फ 6 डिग्री सेल्सियस का फर्क होता है। आप सोचिए, दो ऐसी चीजों को अलग करना जो लगभग एक ही तापमान पर उबलती हैं। सिर्फ 6 डिग्री? ये तो वाकई बहुत मुश्किल लगता होगा, है ना? इसे कैसे करते हैं फिर? इसके लिए कॉलम बहुत लंबा बनाया जाता है। उसमें 120 से 180 ट्रेज होती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा रिफ्लक्स की ज़रूरत होती है। रिफ्लक्स का मतलब है कि कॉलम के ऊपर से जो शुद्ध एथिलीन निकलती है उसका एक बड़ा हिस्सा, मतलब रिफ्लक्स रेशियो 8 से 15 तक होता है, उसे वापस ठंडा करके कॉलम में डाला जाता है। ये प्रोसेस शुद्धता तो पक्की करती है, लेकिन इसमें एनर्जी भी बहुत लगती है। यहीं हमें 99.95% से ज़्यादा शुद्ध पॉलीमर ग्रेड एथिलीन मिलती है जो फिर प्लास्टिक बनाने के काम आती है। और कॉलम के नीचे से जो इथेन निकलती है उसे वापस क्रैकिंग फर्नेस में भेज दिया जाता है ताकि वो भी टूटकर एथिलीन बन सके। रिसाइकिल हो जाती है मतलब? 4+ कंपोनेंट से अलग किया जाता है। इसके बाद C3 स्ट्रीम जाती है C3 स्प्लिटर या प्रोपिलीन फ्रैक्शनेटर में। ये प्लांट का दूसरा सबसे मुश्किल सेपरेशन है क्योंकि प्रोपिलीन और प्रोपेन के बॉइलिंग पॉइंट्स भी काफी करीब होते हैं। यहाँ भी बहुत लंबा कॉलम 150-200 ट्रे और बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्स रेशियो 10:20 चाहिए होता है। यहाँ से हमें 99.5% से ज़्यादा शुद्ध पॉलीमर ग्रेड प्रोपिलीन मिलती है। अच्छा, और जो नीचे से प्रोपेन निकलता है? नीचे से निकलने वाला प्रोपेन या तो फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है या फिर LPG के तौर पे बिकता है। आखिर में जो डीप्रोपनाइजर से C4+ स्ट्रीम निकली थी वो डीब्यूटेनाइजर में जाती है। यहाँ C4 हाइड्रोकार्बन्स जैसे ब्यूटीन, ब्यूटाडीन को भारी पायरोलिसिस गैसोलिन पाई गैस से अलग किया जाता है। पाई गैस में C5 से C9 तक के एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। C4 स्ट्रीम से फिर ब्यूटाडीन निकाली जाती है जो सिंथेटिक रबर बनाने में काम आती है।
और पाए गैस से बेंजीन, टोल्यून, ज़ाइलीन जिन्हें BTX कहते हैं जैसे कीमती एरोमेटिक्स निकाले जाते हैं जो दूसरे केमिकल्स और गैसोलीन बनाने में इस्तेमाल होते हैं। वाह, ये तो वाकई मतलब एक अणु का पूरा केमिकल इंजीनियरिंग का सफर है। चलिए अब जुबैर अहमद के विश्लेषण से कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अगर हम 100 किलो नाफ्टा फीड स्टॉक लेते हैं तो हमें अंत में क्या मिलता है अंदाजन? हाँ, मोटे तौर पर देखें तो 100 किलो नाफ्ता से लगभग 30 किलो इथिलीन और करीब 16.5 किलो प्रोपाइलीन मिलती है। साथ में करीब 1.2 किलो हाइड्रोजन, 4.5 किलो ब्यूटाडीन, 18 किलो पायगास और दूसरे सह उत्पाद भी मिलते हैं। और हाँ, लगभग 1.25 किलो का नुकसान भी होता है जो गैस फियरिंग में या कोक बनने में चला जाता है। ये दिखाता है कि कैसे इन प्लांटों को अलग अलग प्रोडक्ट्स के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। और एनर्जी की खपत, आपने बताया था कि कंप्रेशन में भी बहुत एनर्जी लगती है। हाँ, ये पूरी प्रक्रिया बहुत एनर्जी इंटेंसिव है। 1 टन एथिलीन बनाने में करीब 22.5 से 30.5 गीगाजूल एनर्जी लगती है। अब 1 गीगाजूल मतलब लगभग 277 किलोवाट घंटे बिजली। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। काफी ज्यादा है। हाँ, इस कुल एनर्जी का लगभग 75 to 80% हिस्सा तो फर्नेस में फ्यूल जलाने में खर्च होता है और बाकी 15-20% कंप्रेशन में। लेकिन जैसा हमने पहले भी बात की, एनर्जी बचाने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। जैसे वो स्टीम बनाना और हीट एक्सचेंज। बिल्कुल, TLE और दूसरे कूलरों से जो स्टीम बनती है, हर टन एथिलीन पर करीब 2.3 से 3.3 टन स्टीम बनती है। वो प्लांट की एनर्जी ज़रूरत का एक बड़ा हिस्सा पूरा करती है। इसके अलावा पूरे प्लांट में गर्म और ठंडी स्ट्रीम्स के बीच हीट एक्सचेंजर्स का एक, आप कह सकती हैं कि जटिल जाल बिछा होता है जो एक दूसरे को गर्म या ठंडा करते हैं। इससे करीब 55 से 65% गर्मी रिकवर हो जाती है। अच्छा। और साथ ही कंप्रेसर चलाने के लिए स्टीम टरबाइन का इस्तेमाल करना और बची हुई स्टीम से बिजली बनाना, जिसे कोजेनरेशन कहते हैं, वो भी बहुत आम है। इन सब उपायों से प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी काफी सुधर जाती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? मतलब हमने देखा कि कैसे एक कच्चे हाइड्रोकार्बन से शुरू करके हम क्रैकिंग, क्वेंचिंग, कंप्रेशन और फ्रैक्शनेशन जैसी जटिल प्रक्रियाओं की एक पूरी सीरीज से गुजरते हुए आखिरकार बहुत ही शुद्ध एथिलीन और प्रोपाइलिन हासिल करते हैं। यही वो रसायन हैं जो हमारे आसपास मौजूद अनगिनत चीजों, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, सॉल्वेंट्स और भी बहुत कुछ के बुनियादी निर्माण खंड हैं। हाँ, ये प्रक्रिया इंजीनियरिंग की जटिलता, उसकी सटीकता और विशाल पैमाने का एक अद्भुत संगम है। खासकर वो C2 और C3 स्प्लिटर्स जैसे सेपरेशन वाले हिस्से, जहाँ बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत करीब होते हैं, वहाँ टेम्परेचर और प्रेशर पर बहुत ही बारीक कंट्रोल रखना पड़ता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बिगड़ सकती है। इंजीनियरों को लगातार यील्ड, यानी कितनी पैदावार हो रही है, एनर्जी कितनी लग रही है और अलग-अलग फीड स्टॉक को इस्तेमाल करने की फ्लेक्सिबिलिटी, इनके बीच एक बहुत नाजुक संतुलन साधना पड़ता है और हमेशा बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करते रहना पड़ता है। स्रोत सामग्री के आधार पर एक आखिरी विचार। विश्लेषण में बार बार फर्नेस क्यूबों में वो कोक जमने और फिर उसे हटाने के लिए डी कुकिंग की जरूरत का जिक्र आया है, जिससे प्रोडक्शन रुकता है। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखिए, ये फर्नेस कॉइल्स जो ओलेफिन उत्पादन का असली केंद्र हैं, वो न केवल भयानक तापमान और दबाव सहती हैं, बल्कि कोक जमने की समस्या से भी लगातार जूझती हैं, जिसके लिए उन्हें बार बार बंद करके साफ करना पड़ता है। ऐसे में भविष्य के लिए मटेरियल साइंस यानी पदार्थ विज्ञान में कौन से ऐसे नए इनोवेशंस या सुधार महत्वपूर्ण हो सकते हैं? क्या ऐसी नई मटेरियल बन सकती हैं जिनसे ये कॉइल ज़्यादा मजबूत बने, ज़्यादा टिकाऊ हों, ताकि वे इन कठोर परिस्थितियों में बिना रुके लंबे समय तक और ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर सकें? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।